खास तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। हालांकि अगर समंदर का जिक्र करें तो हम देख रहे हैं जो हिंद प्रशांत महासागर में चीन की गतिविधियां देखने को मिल रही है, उन्होंने कहा यूज करिए, एब्यूज नहीं। यानी साफ शब्दों में यह कह दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। फिलहाल श्रीकांत पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ संतेश कुमार जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संतेश जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि नजरें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कयास लगाया जा रहा था कि जरूर आतंकवाद पर चोट की जाएगी, लेकिन जाते जाते चाणक्य नीति भी बता गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो ये भारत की चाणक्य नीति ही थी जो हमें यूएन के अंदर देखने को मिली कि एक एक करके सभी बातों को कह दिया गया, चीन के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो या फिर यूएन में सुधार के लिए। संतेश जी। Institutions of global governance have damaged the दो चीजों को आप समझना पड़ेगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जी, वो है कि भारत का जो क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य है उसको समझना है, और साथ ही साथ भारत का जो वैश्विक परिदृश्य में क्या नजरिया है, अब किस तरह से आगे उसको लेके बढ़ना चाहता है, वो मोदी जी अपने इस स्पीच में आज लोगों के सामने रख दिए। क्षेत्रीय स्तर पर अपने कर्म दिखाते उन्होंने, अगर कोई ये सोचता हो कि दक्षिण एशिया को हम आतंकवाद पर छोड़ दें या आतंकवाद के भरोसे छोड़ दें और पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा, तो ये बहुत ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मॉन्स्टर है बेसिकली, जिसको कह सकता हूं जी, वो निकलेगा धीरे धीरे करके। आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और इसको स्वीकार करते हुए आतंकवाद के अगेंस्ट यूनाइट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान का जो एग्जाम्पल दिया, तालिबान का जो घटनाक्रम हुआ उसको भी कोट किया, किस तरह से चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए तालिबान के साथ खड़ा है, किस तरह से तालिबान को बैक कर रहा है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो पिछले कई सालों से, मैं कह रहा हूं पिछले 30-40 सालों से लगातार आतंकवाद को बना दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। आईएसआई डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जिस तरह घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों घटा है कि वहां के आईएसआई चीफ आते हैं, वहां पे गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करते हैं, वहां पर रहते हैं। तो ये दिखाता है कि मतलब मोदी जी का सिर्फ आतंकवाद या सामरिक चीजों को लेके आगे बढ़ना है, इसके साथ साथ बहुत सारी लार्जर, जैसे रिफॉर्म कर रहे थे, वो यूनिफॉर्म की बात ऐसी नहीं आज की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। ये 1960s लास्ट से शुरू होकर आज तक चला रहा है, लगभग 50 साल होने जा रहा है, आज यूनिफॉर्म की बात हो रही है। लेकिन मोदी जी का आज का मैसेज ये है कि भारत तो भारत नहीं रहे जो चुप बैठेगा और सोचेगा कि अमेरिका मेरे साथ है, रसिया मेरे साथ है या नहीं है, या मेजर कंट्रीज हमारे साथ नहीं है। अब आपको हम मजबूर करेंगे कि आप रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़िए। आने वाले दिन से तमाम देशों के साथ आगे बढ़ेंगे, जिनकी जरूरतें, जिनका व्यवहार, जिनके हित और जिनके मूल्य विशेष हमसे मिलते जुलते हैं, तो ये हम। ठीक है संतेश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। श्रीकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत जी, एक तीर थे कई निशाने, और कहीं ना कहीं वो फिट भी बैठे, क्योंकि बात अगर पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की करें या फिर यूएन में सुधार की या चीन की करें, सब पर एक एक करके निशाना साधा गया है। क्योंकि नीति, कहा जाता है किसी देश की अगर विदेश नीति बेहतर हो तो परिणाम यही होता है जो यूएन के अंदर हमने देखा, जो मोदी साहब कह गए। कुछ सालों से अगर आप देखें तो भारत की विदेश नीति जो है वो आक्रामक रही है, और खास बात यह है कि वो किसी के सहारे या किसी के शैडो में छिपकर काम करने वाला भारत नहीं था। घुटनों पर चलकर विदेश नीति तैयार नहीं कर रहा है भारत, वो अपने पैरों पर चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। देखिए, इसके अलावा अगर आप मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप एक और बात देखिए तो पिछले 2019 से 2021 के बीच में जो नरेंद्र मोदी की छवि को जो नुकसान पहुंचा था कोविड के कारण, आप ये कह सकते हैं कि उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो छवि भी अब जाकर मतलब मेरा मानना है कि उसमें बहुत बड़ा निखार आएगा। जिस तरीके से कमला हैरिस के साथ वो बात करते हुए दिखाई दिए और जो बाइडेन के साथ बात करते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पड़ता है। और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर आप देखें, इस पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि किस मतलब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच कैसे दोस्ती यारी है, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बड़ा फर्क इससे पड़ता है कि दो देशों के बीच कैसी आपसी या फिर कह सकते हैं कि भविष्य को लेकर क्या वो साथ हैं। अमेरिका लगातार भारत को अपने केंद्र में रखकर ही मतलब भविष्य के प्लान बना रहा था, और जिस तरीके से मोदी ने यूएन में
बातें कही हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, और यूएन को भी सीख देते हुए बोला कि अगर आप इसी तरीके से आप चीजों को इग्नोर करेंगे तो मुझे लगता है कि यूएन की प्रासंगिकता भी जो है वो सवाल के घेरे में आती है। मेरा मानना है कि देखिए ये भारत के लिए बहुत बेहतर है कि आप यूएन में खड़े होकर यूएन से इस बात को कह रहे हैं और क्लियर कट कह रहे हैं और बिल्कुल साफ सटीक क्लियर कट। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश की गई ना, क्योंकि लोकतंत्र का जिक्र बार बार किया गया, और जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं पहले ही इशारों में कह दिया गया था कि भैया भारत का लोकतंत्र आप देख लीजिए कि एक चाय वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। वो कटाक्ष किया जा रहा था, खासतौर पर वो कटाक्ष भी किया जा रहा था, और ये भी बताया जा रहा था कि जिस तरीके से 370 को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अखबार और टीवी चैनल्स या फिर हैरिस ने भी जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम पर भारत पर सवाल उठाए और अलग अलग राष्ट्रों ने भी उठाए, कि एक उस पर भी कटाक्ष था, और साथ ही साथ भारत के इंटरनल मामले में टीका टिप्पणी करने वाले उन तमाम लोगों पर भी ये एक तरीके से उनको नसीहत दी कि भारत में एक चाय बेचने वाला आकर 3 बार अगर यूएन में संबोधित कर रहा है और वो भारत का प्रधानमंत्री बनता है और प्रचंड बहुमत के साथ बनता है और सेकंड टर्म भी उसे मिल रहा है, तो ये भारत के लोकतंत्र कितना समृद्ध है, कितना बेहतर है, वो व्यक्ति यहाँ तक आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मैसेज था उन लोगों के लिए भी जो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते थे। कहा जाता है कि अमेरिका का लोकतंत्र बहुत बड़ा है, बहुत समृद्ध है, लेकिन भारत का लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जो बिडेन का बैकग्राउंड देख लीजिए या वहां पर चुने गए तमाम राष्ट्रपतियों का बैकग्राउंड देख लीजिए और भारत के चुने गए तमाम प्रधानमंत्रियों का बैकग्राउंड देख लीजिए, तो इससे ये पता चलता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा बेहतर है और निखार है। ठीक है, मैं एक एक करके सभी पे मुद्दे पे आऊंगा, यूएन के, पाकिस्तान के, चीन के, लेकिन संतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर हम 2014, 15, 19, 20 का भाषण जब सुन रहे थे तो आतंकवाद पर चोट जरूर की गई है। 2014 के अंदर भी आतंकवाद बोला गया, 2015 के अंदर भी, 2019 के अंदर भी, आज भी हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवाद को लेकर बोला गया है कि वैश्विक चुनौती है भैया, अभी समझ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठे आना होगा। कितना जरूरी था ऐसे समय में जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हो चुका है? संतोष जी देखिए, ऐसा है ना, कुछ बातों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये जी कौन से कॉन्स्टेंट चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। आप देखेंगे सबसे बड़ा चैलेंज पिछले कई सालों से, मैं कहूँगा दशकों से, आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बन के रही है। लेकिन समस्या कहाँ है उसके बारे में सोचना जरूरी है। समस्या ये है कि ग्लोबल कम्युनिटी बेसिकली अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। जब तक खुद पीड़ित नहीं होता तब तक एक्सेप्ट नहीं करता है कि ऐसी कोई समस्या है। 2001 से पहले यूएस की स्थिति वही थी, 2001 के बाद यूएस बोलता है नहीं, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म ग्वाड जैसा चलाया, उन्होंने मिशन चला करके पूरा अफगानिस्तान से खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या हुआ? आज 20 साल बाद क्या अफगानिस्तान में वाकई लोकतंत्र की स्थापना हो गई? क्या वाकई वैश्विक स्तर पर आतंकवाद खत्म हो गया? मैं तो कहता हूँ 2001 से ज्यादा बढ़ गया आतंकवाद। चाहे आप आईसिस को देख लीजिए, आप चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, ज्यादा घातक स्थिति आप पाकिस्तान में देख लीजिए, जहां भी देखेंगे वैश्विक स्तर पर आतंकवाद सिकुड़ा नहीं बल्कि एक्सपेंड किया है, विस्तार हुआ है। तो ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत तो 1991-92 तक लेके आते चिल्लाता आ रहा है कि आतंकवाद किसी का दोष नहीं है। इसके लिए हमें एक साथ होकर, एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म खड़ा होना पड़ेगा। अगर चाइना को लगता है वो तालिबान के साथ खड़ा होकर उनके साथ सहयोग करके कुछ पा लेगा, नेशनल इंटरेस्ट पूरा कर लेगा, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है इससे वो इंडिया को थोड़ा नुकसान पहुंचा दे या तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, लेकिन विश्वास करिए यही उनके लिए भस्मासुर साबित होगा, यही उनके यहाँ। श्रीकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द के बहुत मायने थे। अगर मैं इस शब्द को लूं कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है, मानवाधिकार, क्योंकि मानवाधिकार को लेकर हम देखते रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से मुखर रहा है और बात हमेशा से सामने आती रही है। कश्मीर को लेकर भी, मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान रोना रोता आया है, अभी भी यूएन के अंदर उसने रोया कि कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या भारत की तरफ से साफ तौर पर इशारा कर दिया गया कि मानव अधिकारों का हनन दुनिया के कई देशों के अंदर हो रहा है, उसे रोकने की जरूरत है? एग्जाम्पल अफगानिस्तान का दिया गया। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये इशारा नहीं था, ये क्लियर कट तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने यूएन के मंच पर इस बात को क्लियर कट कर दिया। खास बात है कि मानवाधिकारों को किस तरीके से बांटा जा रहा है, उसको हाशिए पर रखा जा रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। जब अल्पसंख्यकों की बात करते हैं
और वहाँ पर माइनॉरिटीज के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरीके से एक तरीके से उनकी अनदेखी हो रही है और उनके लिए जान का संकट है, आप समझिए। मैं इसे दूसरे अगर तौर पर देखूं तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ से लोगों ने अफगानिस्तान छोड़कर जाने की बात कही, जिस तरीके से आपने और हमने देखा कि से अफगानिस्तान की महिलाएं, वहाँ के माइनॉरिटीज जो हैं, सिख जो हैं, उन्होंने भागा या फिर वो अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर हुए और उस पर यूएन खामोश था, अमेरिका चुप था। बिल्कुल। तो ये एक सवाल यूएन के साथ साथ अमेरिका पर भी यूएन के ही मंच पर प्रधानमंत्री ने लगाया है कि अफगानिस्तान में, अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान उसका 5वां सूबा है, 4 सूबे पाकिस्तान मौजूद है, तो 5वें सूबे की तरह अगर आप इसको ट्रीट करने लगे या फिर वहां पर आप उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद की पौधारोपण करने के लिए अगर आप करने लगे या पाकिस्तान के मामले में अगर आप दखल अंदाजी कर रहा है पाकिस्तान, तो उसको सीधे सीधे नसीहत है। और देखिए खास बात ये है, इसमें खास चीज ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब यूएन में संबोधित करते हैं तो वो भारत का नाम लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी साहब ने अगर 3 बार 4 बार संबोधन भी किया है तो ना कभी वो चाइना का नाम लेते हैं, ना कभी शी जिनपिंग का नाम लेते हैं, ना वो कभी इमरान खान का नाम लेते हैं। तो ये एक तरीके से एक बेहतर राजनीतिक मैं उसे समझता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बेहतर बातचीत भी है ये। जी ठीक है संतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि एक एक शब्द के मायने को हम समझेंगे ताकि दर्शक समझ सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे उन शब्दों के मायने क्या हैं। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया कि यूज करिए, अब्यूज मत करिए, सीधा सीधा किसको संदेश? संतोष जी, तो शायद संतोष जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे। संतोष जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। यही सवाल मेरा आपसे होगा श्रीकांत जी, क्योंकि अगर हिंद प्रशांत महासागर का जिक्र करते हैं उसमें एक्टिविटी हम खासतौर पर चीन की देख रहे हैं। अब समंदर को लेकर खासकर बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि आप यूज करिए, अब्यूज मत करिए, और कड़ा संदेश ये भी था खासकर। श्रीकांत आप मुझसे पूछें? जी आपसे ही सवाल किया। जी 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 देखिए इस मामले में एक चीज तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी भारत की सुरक्षा के साथ, भारतीय हितों के साथ साथ भारत की जो पूरी बाउंड्री है उसको लेकर सजग है। क्वारटूम की अगर आप उस देखें या फिर भारत किस तरीके से अपनी जमीन को लेकर या अपने समुद्री हितों को लेकर या फिर साउथ चाइना सी को लेकर चिंतित है और किस तरीके से वहां पर चाइना लगातार आक्रमणकारी नीतियां अपना रहा है। जापान किस तरीके से चाइना को एक तरीके से डिफीट करने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से आप समझिए कि अब ताइवान को लेकर जो दिक्कतें हैं या फिर भारत को सीधे सीधे तौर पर माइनस करने के लिए चाइना जो है अलग अलग तरीकों से, यानी कि आप देखिए पाकिस्तान के द्वारा और अलग अलग जगहों पर निवेश करके श्रीलंका के द्वारा भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि चाइना किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ ऐसी मतलब इस तरीके से उनको लोन देता है यहाँ वहां पर कि उसके फायदे में वो, क्योंकि उसको फंड तो वापस मिलने वाला नहीं, रेवेन्यू जनरेट तो होगा नहीं, लेकिन उसकी जमीन का वो इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी संभावनाओं को लेकर, इन सारे भविष्य के खतरों को लेकर प्रधानमंत्री ने यूएन के मंच पर चाइना को भी नसीहत दी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमें यूज पर ध्यान देना चाहिए या साउथ चाइना सी या भारत के अगर वो उस पूरे मार्ग को आप यूज कर रहे हैं तो उसे अब्यूज ना करें। जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका का 7वां बेड़ा साउथ चाइना सी में आकर ठहर गया और एक तरीके से उसने चोक कर दिया था पूरे चाइना के उस पूरे तो इससे ये चीजें निकल के आ रही हैं कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर और अपने हितों को लेकर सजग है और पहले के बराबर नहीं सोच रहा है, पहले से बेहतरी के बारे में सोच रहा है। और चाइना को अगर हम नसीहत दे रहे हैं तो आप पाकिस्तान को भी नसीहत दे रहे हैं, आप अमेरिका को भी नसीहत दे रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर, और तालिबान में आतंकवाद, जिस तरीके से तालिबान आतंकवाद अफगानिस्तान में फैला रहा है आप उसको लेकर भी बात कर रहे हैं, आप अमेरिका को लेकर बात कर रहे हैं और आप यूएन के मंच पर खड़े होकर यूएन को भी नसीहत दे रहे हैं। तो देखिए एक चीज तो क्लियर है कि भारत पहले से ज्यादा सशक्त है,
भारत पहले से ज्यादा क्लियर है। श्रीकांत जी, इस बात को भी तो समझना होगा ना, क्योंकि अगर हम क्वाड देशों का जिक्र करें तो क्वाड देशों की तरफ से भी आज जब हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि सभी की तरफ से, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, भारत हो, पहले ही आतंकवाद को लेकर कहा गया कि सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के अंदर जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो, और आतंकवाद की चुनौतियों को निपटने के लिए क्वाड देशों की पहले ही बातचीत हुई। और क्या जो संकेत पहले ही मिल रहे थे उस मीटिंग में, वही हमने साफ तौर पर शब्दों में देखे? नहीं, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं कि जो मीटिंग में संकेत निकले थे वो सारी चीजें देखिए ऑस्ट्रेलिया एक बहुत डरपोक देश रहा है 1980 से लेकर 2021 तक, लेकिन जो नए प्रधानमंत्री आए स्कॉट मॉरिसन, मुझे लगता है उन्होंने चाइना के मामले पे, कोविड के मामले में या विदेशी नीति को लेकर अब जो एक देश के पीछे खड़े होने वाली अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से वो सारी चीजें साइड हुई हैं। तो अगर आप जापान की बात करें तो अब जापान के साथ भारत के संबंध पहले से बेहतर रहे हैं। शिंजो आबे के बाद उनके स्वास्थ्य के कारण जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके साथ भारत की ट्यूनिंग बहुत बेहतर है। मोदी की तो व्यक्तिगत ट्यूनिंग भी वहां से बेहतर है। तो मेरा मानना है क्वाड में अगर भारत शामिल होता, और मैं केवल अमेरिका के इस दौरे को अगर आप सबसे ज्यादा प्रभावित तौर पर देखेंगे तो 40% मैं इसको क्वाड के रूप में देखूंगा, क्योंकि क्वाड की एक तरीके से ऑफलाइन मीटिंग, ऑफलाइन का मतलब है कि राष्ट्राध्यक्ष सीधे जाकर मिल रहे हैं और उस पूरी मीटिंग का प्लान पहले से बन रहा है और सब एक पेज पर आकर बात कर रहे हैं। अमेरिका इस क्वाड में हाशिए पर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अमेरिका ने ट्रंप के कार्यकाल में जो फैसले लिए थे या क्वाड को चलाने के लिए जो डिसीजन लिए थे उस पर अभी भी स्थायी रूप में वो सहमति दे रहा है। भले वो अलग विषय कि उस पर कुछ काम नहीं कर रहा है। वो बहुत अच्छा रहा। श्रीकांत जी, मैं लौट रहा हूं, संतेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतेश जी, आज साफ तौर पर यह दिख गया कि यूएन के अंदर भारत के पास बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन पाकिस्तान के पास बताने के लिए सिर्फ कश्मीर था। निश्चित रूप से देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि उनकी दुकान बेसिकली कश्मीर के नाम पे ही चल रही पिछले कई सालों से, और मैं कहूँ कई दशकों से चल रही है। इसमें बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं पाकिस्तान अगर कश्मीर की राग लगता है तो, क्योंकि कश्मीर के नाम पे ही बेसिकली उनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। आप पाकिस्तान के अंदर इंटरनल आज इकोनॉमिक की बात कर लीजिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर लीजिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, एक्सट्रीमिज्म बात कर लीजिए, फंडामेंटल, उसकी चर्चा नहीं होगी, सिर्फ कश्मीर की बात होगी, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर के माध्यम से ही वो लोगों को बरगला सकते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर प्रोवोक कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। लेकिन भारत के पास इसलिए भारत कभी भी पाकिस्तान को उतना वैल्यू ही नहीं देता है और देना भी नहीं चाहिए, कि भारत बेसिकली एक सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आपके पास सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, आप तमाम प्लेटफॉर्म पे वोकल हैं। अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश, यूरोपियन कंट्रीज जो बेसिकली हैं वो आपके साथ खड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उनको नहीं देखना है कि हमारे अगेंस्ट कितने लोग क्या बोल रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि वो तो हाथी जा रही है और कुत्ते बोल रहे हैं, कहना मतलब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मुझे लगता है कि we need to avoid such statements। बिल्कुल, ये हंसी वाली बातें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से यूएन के मंच पे कही गई, और यूएन के मंच का इस्तेमाल किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और कहीं ना कहीं किरकिरी पाकिस्तान की भी हो रही है। मजबूरन एक छोटे से ब्रेक लेना होगा, फौरन लौट रहे हैं।